हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का मेंस का एग्जामिनेशन चल रहा है और उसमें हमने पहले ही एसए के पेपर को डिस्कस किया है। अब यहाँ पर हम यूपीएससी 2024 मेंस के जीएस पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जीएस पेपर 1 का एक्चुअल पेपर है ना। जीएस पेपर 1 में इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 का, उसमें है ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड। तो ये काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको पता है कि ऋग वैदिक मीन्स आपको पता है कि वैदिक काल जो कि 1500 बीसी में स्टार्ट हुआ था, वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक था और जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। तो वहाँ से लेकर लेटर वैदिक पीरियड यानी 1000, लेटर वैदिक पीरियड मीन्स 1000 बीसी टू अबाउट 500 बीसी और 600 बीसी। तो इसके बीच में क्या क्या सोसाइटी और इकॉनमी में जो चेंजेज आए उसको आपको देखना है। तो इकॉनमी में आप बता सकते हैं कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें ज़्यादातर जो इकॉनमी थी वो पैस्टोरल इकॉनमी थी, यानी जो ज़्यादा चरवाहे लोग थे और उसमें पशुपालन का काम किया जाता था। पशु जो है एक इम्पॉर्टेंट वेल्थ के रूप में कंसीडर होता था, है ना। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ आयरन 1000 बीसी में आयरन के डिस्कवरी के कारण, है ना, एग्रीकल्चर जो है वो मेन इकोनॉमिक सेक्टर बन गया, है ना। मैक्सिमम जो पीपल थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही अपने जीवन यापन करने लगे। तो ये इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया था, है ना। ट्रेड स्टार्ट हुआ था लेटर पीरियड के अंत में। साथ ही साथ सोसाइटी में भी बहुत सारे बदलाव आए। जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी था वो ट्राइबल सोसाइटी था, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में वो सोसाइटी क्या हो गया, जो सोसाइटी हो गई वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी हो गई। जो वर्णा सिस्टम था जो कि बर्थ के आधार पे था, वो जो ऑक्यूपेशन के आधार पे था अर्ली वैदिक पीरियड में, वो लेटर वैदिक पीरियड में वो बर्थ के आधार पे हो गया। और विमेन की जो स्थिति थी उसमें भी काफ़ी डाउनग्रेड हुई। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। 150 वर्ड में इसे लिखना था। सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें दक्षिण भारत में कला और साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको पता है कि पल्लवों ने, है ना, कांची के पल्लवों ने द्रविड़ सिस्टम ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को स्टार्ट किया और साथ ही साथ कई सारे आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर में अपना योगदान दिया है। तो इसमें आपको उनके कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन है वो कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट वेयर द इवेंट दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या कारण थे क्विट इंडिया मूवमेंट के, भारत छोड़ो आंदोलन के कई सारे कारण थे। एक तो जो हमारा फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन, है ना, क्रिप्स मिशन का फेल्योर होता है, उसके कारण क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। और भी बहुत सारे सिचुएशन थे। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो जो वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें ब्रिटेन जो है उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा था और ब्रिटेन पे काफ़ी प्रेशर था कि वो जो है भारत को डीकोलोनाइज करे, है ना। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो रीज़न थे वहाँ पे डिस्कस करना है और इसके रिज़ल्ट को भी आपको बताना है कि ये एक स्पॉन्टेनियस आंदोलन था, लीडरलेस आंदोलन था और इसके रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करना है कि भले इसके रिज़ल्ट ने बहुत ही एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, है ना, इंडिया के जो इंडिपेंडेंस का एक बैकग्राउंड तैयार किया। तो ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। फोर्थ है व्हाट इज़ द सी सरफेस टेम्परेचर राइज। What is sea surface temperature? How does it affect the formation of tropical cyclones?
समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है इन ज्योग्राफी से, है ना। सी सरफेस टेम्परेचर राइज का मतलब होता है सरफेस के सी के जो सरफेस है उसके टेम्परेचर में अंतर होना। जब समर आता है तो समर के बाद चूँकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो अधिक होती है, जिसके कारण जो सी सरफेस जो टेम्परेचर राइज है वो आपको सितंबर अक्टूबर मंथ में आपको देखने को मिलता है, और उसके कारण वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, और लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण सेंटर में लो प्रेशर क्रिएट होता है, चारों तरफ से हवा उसको फिल करने के लिए आती है, लेकिन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूम कर आती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूम कर आती है, और जिसके कारण वो साइक्लोन का कंडीशन बनता है। जो एयर राइज करते हैं ऊपर वो कंडेंस होकर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाते हैं और वहाँ पे बारिश होती है दोनों तरफ। सेंटर में बारिश नहीं होता है जिसे आई कहते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन को डायग्राम के साथ डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं। विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। वाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स देन अ स्मॉलर टाउन, डिस्कस इन द लाइट ऑफ कंडीशन इन डेवलपिंग कंट्री। ये भी एक बहुत ही आसान डायरेक्ट क्वेश्चन है कि चूँकि लार्ज सिटीज़ में अपॉर्चुनिटी अधिक होते हैं, है ना, जो पुल फैक्टर है वो वहाँ पे काम करता है, यानी वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहे हैं उसके कारण जो लार्ज सिटी है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन हो, उसके कारण जो माइग्रेंट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं स्मॉलर टाउन के अपेक्षा, है ना। और ये देखिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में इसलिए यहाँ पे करना है कि डेवलपिंग कंट्री में जो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है वो ज़्यादा होता है, यानी गाँव में विकास कम होती है और शहरों में ज़्यादा विकास होता है। शहरों में ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के कारण इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होता है, जिसके कारण जो माइग्रेंट्स हैं वो जो है वो माइग्रेट करते हैं बड़े शहरों की तरफ। तो यहाँ पे एग्जांपल आप दे देंगे इंडिया का, और इंडिया में भी आप बिहार का एग्जांपल दे सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे जो बेरोजगारी है, जैसे कि जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है उसके कारण भी माइग्रेशन होता है, और उद्योग नहीं होने के कारण भी छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ ये माइग्रेशन होता है। साथ ही साथ एजुकेशन अच्छा एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सर्विस भी अच्छा होने के कारण, है ना, बड़े शहरों की तरफ पलायन होता है। नेक्स्ट है, बादल फटने की परिघटना क्या है, व्याख्या कीजिए। व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट, एक्सप्लेन। देखिए हाल ही में ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, हाल ही में केरला में, है ना, जो वेस्टर्न घाट में आपको बादल फटने की घटना देखने को मिली है, जो कि हिमालयन फेनोमेना हुआ करता था पहले, इसलिए इसे हिमालयन सुनामी भी कहते थे, लेकिन अब ये घटना वेस्टर्न घाट में भी देखने को मिली है। तो बादल फटने का अर्थ है कि बहुत छोटे से एरिया में बहुत कम समय में बहुत बड़े बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल होना। देखिए रेनफॉल क्यों होता है, जब कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है ड्यू पॉइंट पे, जब एयर सैचुरेट होता है ड्यू पॉइंट पे और कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, तो जो गैस है वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है, और उसके कारण हैवी होने के कारण अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे गिरता है। और जब बहुत कंडेंसेशन का रेट बहुत ही हाई हो तो बहुत बड़े अमाउंट में रेनफॉल नीचे गिरेगा, और जिसके कारण वहाँ पे बहुत कम समय में एक फ्लड लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, है ना। इसको एक्सप्लेन करना है तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जनरली हिमालय में होता था, लेकिन अभी हाल ही में केरला में यानी वेस्टर्न घाट में ये हमें देखने को मिला है, और ये इसने एक बहुत बड़ा एक डिजास्टर क्रिएट किया था हाल ही में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर, इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच अ सिचुएशन। व्हाट इज़ कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर। तो ये डेमोग्राफिक विंटर एक नया कंसेप्ट है ना, इसको करेंट से उठाया गया है, तो ये भी काफ़ी चर्चा में था, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। देखिए इक्विटी और इक्वालिटी में अंतर ये है कि इक्वालिटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे कोई कितना भी पिछड़ा हुआ हो उसको या फिर कोई चाहे कितना भी आगे हो, सबको इक्वल, है ना, इक्वली ट्रीट करते हुए सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। लेकिन इक्विटी में क्या होता है, जो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनको ज़्यादा दिया जाता है ताकि वो सेम लेवल फील्ड पर आ सकें, यानी यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जैसे कि इंडिया में आप रिजर्वेशन को लेकर आप उसको रख सकते हैं कि जेंडर इक्विटी का मतलब है जेंडर
जेंडर की तरफ, यानी जो वीमेन है वो ज़्यादा पिछड़े हुए वनरेबल सेक्शन है, तो उनके साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। खासकर विभिन्न राज्यों में आप देख सकते हैं, जैसे बिहार का एग्जांपल ले सकते हैं। और विमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रंट पे विमेन को ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करना ताकि वो लीड कर सकें, वो पार्टिसिपेट कर सकें, है ना। उनका जो पार्टिसिपेशन हो, चाहे वो सोशल स्तर पे हो, चाहे इकोनॉमिक स्तर पे हो, चाहे पॉलिटिकल स्तर पे, वो बढ़े, यानी उनका जो स्टेटस है वो बढ़े, और उनका जो फ्रीडम है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो इन्हेंस हो। ठीक है। what is it important, why it is important to take gender concern into account in programs design and implementation। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देके बता सकते हैं कि जो पैट्रियार्कल माइंडसेट होने के कारण या सोसाइटल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होने के कारण, है ना, विमेन का जो स्टेटस है, खासकर कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में, एग्जांपल इंडिया का आप ले सकते हैं, वहाँ पे विमेन की स्थिति थोड़ी पीछे है, और इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी हमारे प्रोग्राम हो वो जेंडर कंसर्न्ड हो, है ना, ताकि उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विचारों के बारे में यह कम सच है, विवेचना कीजिए। इंटरकास्ट मैरिज बिटवीन कास्ट विच हैव सोशो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज टू सम एक्सटेंट बट देयर इज अ लेस ट्रू ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिज। इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाते हुए बताना है क्या कारण है कि इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रहे हैं बट इंटर रिलीजियस मैरिज अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आप फंडामेंटलिज्म को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि धर्म को लेकर जो है, जो एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है, एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी जिसे कहते हैं, उसको वो मेंटेन करना चाहते हैं, और उसमें धर्म बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है ना। वो एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि तो अगर धर्म, रिलीजन चेंज होता है तो कल्चर चेंज होता है, और कल्चर चेंज होने के कारण आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, जो कि कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है, एक बेसिक नेचर है सोसाइटी में कि कोई भी सोसाइटी का जो पार्ट है वो अपने है ना, जो एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है उसको चेंज नहीं करना चाहता है। दैट्स वाई दे आर नॉट वेरी मच टेंड्स टू डू इंटर रिलीजियस मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीलिंग विथ socio-economic issue of development, what kind of collaboration between government, NGOs and private sector would be most productive, है ना। socio-economic issue को ये डील करने में किस तरह का कोलैबोरेशन होना चाहिए, NGO, है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, ये कंस्ट्रक्टिव कोलैबोरेशन होना चाहिए, यानी तीनों का ही रोल इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एग्जांपल्स देने हैं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो NGO गवर्नमेंट के साथ मिलकर और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर बहुत सारे काम कर रहे हैं, है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाया जा रहा है ना, जो गवर्नमेंट, NGO और प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द ग्रेट चोलास आर नो मोर एट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कमेंट, दो द ग्रेट चोलास आर नो मोर एट देयर नेम, यानी चोला चले गए लेकिन चोला का जो नाम है ना, महान जो चोला शासक थे उनको कल्चर में बोला गया है ना, कल्चर में उनका नाम लिया जाता है, चाहे वो द्रविडियन आर्ट हो, है ना, या जो शिप मेकिंग जो कल्चर हो, वहाँ पे आप देख सकते हैं चोलापुरम। तो बहुत सारे ऐसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैं जहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं चोला के कंट्रीब्यूशन को। तो ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहना कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था। करेक्ट टू से दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फाउट एसेंशियली फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से है और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ भी आप एग्जांपल देके इसको, इवेंट्स को, घटनाओं को, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको, उन घटनाओं को एक्सप्लेन करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार was the industrial revolution in England responsible for the decline of handicrafts and cottage industry in India। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से है। कैसे इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब है कि स्टीम इंजन की डिस्कवरी हुई और इंडस्ट्री यानी मशीन का कॉन्सेप्ट आया, मैकेनाइजेशन हुआ प्रोडक्शन का, और उसके कारण बड़े स्तर पे प्रोड्यूस करना संभव हो पाया, है ना। स्केल जो प्रोडक्शन होता है वो कर पाना संभव हो पाया, और जिसके कारण
इंडिया को एक रॉ मटेरियल्स का डेस्टिनेशन बना दिया गया और साथ ही साथ एक मार्केट बनाया गया, है ना। इंडिया को एक रॉ मटेरियल के लिए सोर्स बनाया गया, साथ ही साथ मैनचेस्टर यानी इंग्लैंड में जो प्रोडक्ट खासकर जो क्लॉथेस प्रोड्यूस होते थे उसके लिए इंडिया को एक मार्केट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। और इस तरह से, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया, है ना, जो मर्चेंट थे, जो पूंजीपति थे, जो कैपिटलिस्ट थे, वो पूंजी लगाते थे। अब वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन्हें मार्केट की ज़रूरत थी। तो चूँकि इंडिया कॉलोनी था उस समय, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है और जो कॉटन इंडस्ट्री है उसको सप्रेस किया, है ना, उसको डीमोटिवेट किया और अपने जो प्रोडक्ट थे उनके, है ना, ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट आते थे उसके लिए इंडिया को मार्केट के रूप में यूज किया। और यहाँ से जो कॉटन और रॉ मटेरियल जो थे यहाँ से वो ले जाते थे ब्रिटेन, और जो फिनिश गुड्स थे, प्रोडक्ट्स थे, उसको इंडिया में बेचते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ वो रिस्पॉन्सिबल था इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स और कॉटेज इंडस्ट्री के डिक्लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गैंगेटिक वैली इज ऑन अ सीरियस डिक्लाइन, हाउ मे इट इफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल है गैंगेटिक वैली में वो सीरियस डिक्लाइन में है, जिसके कारण जो है इरिगेशन फैसिलिटी में दिक्कत आ सकती है ना, और जो ड्राई लाइक सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो सकता है और जिसके कारण, है ना, फूड सिक्योरिटी इससे अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरा बोरियोलिस, हाउ आर दिस ट्रिगर्ड। देखिए ये ऑरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरा बोरियोलिस ये ज्योग्राफी से है ना। ये घटनाएं जो हैं वो आपको पोल्स पे देखने को मिलती है। ये लाइटनिंग होता है ना। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आयोनोस्फेयर है, आयोनोस्फेयर का जो हमारा जो डी लेयर है, डी लेयर में जो आयंस हैं वो इंटरेक्ट करते हैं सोलर फ्लेयर्स के थ्रू। जो आयंस आते हैं, है ना, सोलर फ्लेयर्स क्या है, आयंस का एक स्ट्रीम है जो सन की तरफ से आता है और यहाँ पे आयोनोस्फेयर में जो आयंस प्रेजेंट है उनके साथ इंटरेक्ट करता है और उसके कारण वहाँ पे लाइटनिंग की घटना होती है और उसी को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं। ये आयोनोस्फेयर के डी लेयर में होता है, ये घटना होती है ना। तो ये आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्राम के साथ। ट्विस्टर क्या है ना, ट्विस्टर क्या है, वाई आर द मेजोरिटी ऑफ ट्विस्टर ऑब्जर्व इन एरिया अराउंड द गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ट्विस्टर आप ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे इस बार फिजिकल ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा हमें लगता है कि सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन आता है, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन यानी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया है ना। ट्विस्टर के बारे में पूछा गया है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियोलिस के बारे में पूछा गया है। ओके, तो इस तरह से आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं यूपीएससी को कि सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी से भी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी, हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का डेवलपमेंट, है ना। तो इसको कहते हैं रीजनल डिस्पैरिटी। जैसे कोई रीजन बहुत पीछे है, कोई रीजन बहुत ही डेवलप्ड है। अगर हम देखें इंडिया में इंडस्ट्रियल रीजन, तो कुछ ही स्पॉट्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हैं, जैसे गुड़गांव वाला एरिया है ना, मेरठ वाला एरिया है, कोलकाता वाला एरिया है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हैं। तो इसको कहते हैं रीजनल डिस्पैरिटी। चाहे वो इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें या इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखें या जो लिटरेसी है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये यहाँ पे हम उसको बता सकते हैं। डाइवर्सिटी मतलब होता है कि एक रीजन में अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग लैंग्वेज के या अलग अलग जोग्राफिकल इसको क्या बोलते हैं, एथनिक ग्रुप्स अगर वहाँ पे रहते हो, है ना, तो उसको डाइवर्सिटी कहा जाता है। रीजनल डिस्पैरिटी कितना सीरियस है ये तो आपको एग्जांपल से बताना होगा, है ना। इसके कारण माइग्रेशन की समस्या होती है, इसके कारण क्राइम की समस्या होती है ना, और इसके कारण एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे कि मणिपुर में आप देखने को मिल रहा है, या इसके कारण जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसीज फॉर इक्विटी एंड इकोनॉमिक जस्टिस अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस आर नॉट एट गेटिंग द फुल बेनिफिट ऑफ एफर्मेटिव एक्शन इनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एफर्मेटिव एक्शंस मीन्स जैसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वाला है ना, रिजर्वेशन की समस्या है, तो कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसीज़ होने के बावजूद भी
सोशल जस्टिस के लिए जो अंडर प्रिविलेज हैं सेक्शन आर नॉट एट गेटिंग द फुल बेनिफिट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, यानी रिजर्वेशन या फिर जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन उनके लिए जो प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, उसका पूरा फ़ायदा उनको नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे कारण है जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है ना, जो उसको बोल सकते हैं सोसाइटल इनर्शिया, यानी अभी भी माइंड में इनर्शिया है, कुछ सेक्शन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है, प्रेजुडिस है, ये सारे कारण है। साथ साथ करप्शन है, उसके बाद जो है इनफेक्टिव गवर्नेंस है। ये बहुत सारे यहाँ पे कारण आप डिस्कस कर सकते हैं जिसके कारण है ना जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है वो अफर्मेटिव एक्शन का फुल बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड यंग अनमैरिड वुमेन फ्रॉम वेरियस क्लासेस। तो ये सही बात है कि अर्बन माइग्रेशन हैज इंक्रीज अर्बन माइग्रेशन, वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा एवं अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। बिल्कुल सही है, शहरी प्रवास हो रहा है, ये हमारे लिए अच्छा भी है ना। हाउ हैज़ दिस ट्रेंड इम्पैक्टेड अपॉन देयर पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप विद फैमिली। तो ये थोड़ा सा फैमिली के साथ जो उनका रिलेशनशिप है वहाँ पे आपको थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पे डाल सकते हैं, कमियों को भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द प्रोपोजिशन दैट देयर इज़ अ हाई कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज़। इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांताओं के बीच एक गहरा संबंध है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप कोरिलेशन दिखा सकते हैं कि डाइवर्सिटीज़, कल्चरल डाइवर्सिटी और सोशो इकोनॉमिक जो मार्जिनलिटीज़ है उसके बीच में क्या रिलेशन है, एग्जांपल के साथ इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जीएस पेपर 1 है ना, जो यूपीएससी मेंस 2024 में पूछा गया है। थैंक यू।